Assalamu alaikum students. I really hope you all are fine by the grace of Allah Almighty. I'm your chemistry instructor Professor Shehbaz. मैं आपके साथ सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का सिलेबस डील करूंगा और आज हम चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जी माय डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी, लेक्चर नंबर 1.1 इंट्रोडक्शन। तो आज के हम इस लेक्चर में चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले हमें चैप्टर के नेम को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी। सबसे पहले वर्ड्स को हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से मुराद क्या है? क्लासिफिकेशन से मुराद जनरली आप किसी स्कूल में जाते हैं तो आपको क्लासिफाइड फॉर्म में स्टूडेंट्स मिलते हैं। 7वीं क्लास अलग होती है, मिडिल क्लास अलग है, मैट्रिक की क्लास अलग है, प्री क्लासेस या छोटे बच्चों की क्लासेस क्लासिफाइड है। उसका सबसे बड़ा हमें क्या फ़ायदा होता है? बच्चों को डील करना या बच्चों को पढ़ाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान है, या बच्चों का हमसे पढ़ना बहुत ज़्यादा आसान है। इसी तरह से केमिस्ट्री के अंदर एलिमेंट्स को एक पैटर्न के अंदर सिस्टमेटिक तरीके से तरतीब दिया गया। उसका फ़ायदा क्या हुआ? उन एलिमेंट्स को समझना, उनके बिहेवियर्स को स्टडी करना हमारे लिए बहुत सिस्टमेटिक हो गया, बहुत आसान हो गया। इस चैप्टर में आपको उन फुटस्टेप्स के बारे में बताया जाएगा जिनसे गुजरने के बाद हमने उस फ्रेमवर्क को डिज़ाइन किया नेम्ड एज पीरियोडिक टेबल। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है एक पीरियोडिक टेबल। तो इस चैप्टर का अल्टीमेट नॉलेज यही होगा कि हम पीरियोडिक टेबल को पढ़ना, पीरियोडिक टेबल को डील करना समझ जाएंगे। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। अब वर्ड पीरियोडिसिटी से मुराद क्या है? इसको समझने के लिए एक मिसाल से हम बात शुरू करेंगे। लेट्स से मौसम के अंदर तब्दीली एक पीरियोडिक बिहेवियर है। फॉर एग्जांपल, आप सब जानते हैं कि स्टार्ट ऑफ द ईयर कुछ मौसम सर्द होता है, मिड ऑफ द ईयर पाकिस्तान के अंदर मौसम इंटरमीडिएट या मुतदल या दरमियाना हो जाता है, और जैसे ही साल के एंड पे जाते हैं तो साइकिल रिपीट होता है और समर सीजन स्टार्ट हो जाता है। मैं इसको मज़ीद आसान करता हूँ। लेट्स से दिसंबर का महीना है, तो एग्जैक्टली एक साल बाद दोबारा दिसंबर आएगा, या अक्टूबर का महीना है तो एग्जैक्टली एक साल बाद दोबारा अक्टूबर का महीना आएगा। ये जो रेपिटेशन है एक ख़ास टाइम के बाद मौसम की, इस रेपिटेशन को क्या बोलते हैं? पीरियोडिसिटी। इसको हम वीक्स में भी बात कर सकते हैं। लेट्स से मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, देन मंडे। तो एक ख़ास टाइम इंटरवल के बाद दोबारा मंडे आ गया, तो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड पीरियोडिसिटी। इसी तरह अगर आप कैलेंडर की बात करते हैं तो आपको कुछ इस्लामिक इवेंट्स नज़र आते हैं, जैसे कि ईद उल अज़हा, ईद उल फितर। तो ईद उल अज़हा की बात करते हैं तो एग्जैक्टली पूरे एक साल बाद साइकिल रिपीट होता है और दोबारा ईद उल अज़हा को मनाया जाता है। ये जो एक साल का जो साइकिल है जिसके बाद ये इवेंट रिपीट हो रहा है, दिस साइकिल ऑफ रेपिटेशन इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। अब इसमें एक चीज़ काबिल गौर है कि इस ईद उल अज़हा पे आप अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करते हैं, तो आप ये नोटिस करते हैं कि एग्जैक्टली यही अमल एक साल बाद जब आप दोबारा करेंगे तो उसमें प्राइस में, कुर्बानी के जानवर की जो प्राइस है उसमें 10 से 15% आप चेंज देखेंगे। तो पीरियोडिसिटी के अंदर एक बात बड़ी वाज़ेह है कि ख़ास सीक्वेंस के बाद चीज़ों का रिपीट होना और प्रीवियस इवेंट से
जब वो इवेंट अगले दफा दोबारा रिपीट होगा उसमें कुछ चेंजेस भी ऑब्जर्व की जा सकती हैं, जैसे प्राइस में चेंज आपने देखा। तो सेम इसी तरह केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है, एक खास सीक्वेंस के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं, बट उनमें थोड़ा सा माइनर चेंज भी आता है। सो पीरियोडिसिटी का हरगिज ये मतलब नहीं है कि एग्जैक्टली चीजों का रिपीट होना। रेपिटेशन विद वेरिएशंस, repetitions with variation, this is called periodicity. So my dear students, periodic table ही actually इस चैप्टर का मेन फोकस होगा और मेन जो थीम है इस चैप्टर का वो पीरियोडिक टेबल है। तो सबसे पहले आपको इस चैप्टर में पीरियोडिक टेबल को डिजाइन करने के लिए कौन कौन से साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया था, तो सबसे पहले सिग्निफिकेंट नेम्स के अंदर अर्राजी का नाम आएगा। अर्राजी एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को डिजाइन करने का कॉन्सेप्ट अल-राजी ने दिया था। समहाउ विद द पैसेज ऑफ टाइम अल-राजी का दिया हुआ कॉन्सेप्ट मेरिट्स पे पूरा नहीं उतर पाया, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गए। इंशाल्लाह हम ड्यूरिंग लेक्चर जब हम पढ़ेंगे प्रॉपर इसको तो इसकी हर चीज को डिस्कस करेंगे। सो अल-राजी के बाद जो सेकंड साइंटिस्ट आता है जिसको हिस्ट्री में याद रखा गया है वो डोबर्नियर है। डोबर्नियर्स। अब डोबर्नियर ने वक्त के साथ आने वाली तब्दीलियों को देखा और टेबल में कुछ तब्दीलियां की, लेकिन एवोल्यूशन का प्रोसेस चलता गया, नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए और डोबर्नियर्स का जो टेबल था जो एक्चुअली लॉ ऑफ ट्राइएड पे बेस करता था, लॉ ऑफ ट्राइएड्स पे बेस करता था, गलत हो गया। डोबर्नियर के बाद जो सिग्निफिकेंट पर्सनालिटी थी पीरियोडिक टेबल को डिजाइन करने के लिए वो था न्यूलैंड। सो न्यूलैंड एक म्यूजिशियन भी था, म्यूजिकल नोट्स का इस्तेमाल करते हुए इसने लॉ ऑफ ट्राइएड के अगेंस्ट लॉ ऑफ पीरियोडिसिटी प्रपोज किया, या इसको लॉ ऑफ, उस दौर में लॉ ऑफ ऑक्टेव भी नाम दिया गया था, लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब ये लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या है, इंशाल्लाह हम न्यूलैंड के बारे में जब डिस्कशन करेंगे चैप्टर के अंदर तो हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये पीरियोडिक लॉ ही था बट उस टाइम इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव का नाम दिया गया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से न्यूलैंड भी वक्त के साथ साथ उसका प्रपोज्ड लॉ ज़्यादा एलिमेंट्स को सेटिस्फाइड ना कर पाया, ज़्यादा एलिमेंट्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की बेस पे अरेंज ना हो पाए, तो एक रेवोल्यूशनरी साइंटिस्ट आया जिसने साइंस की दुनिया में काफ़ी हद तक एक कामयाब टेबल बना के दिया और उस साइंटिस्ट का नाम था मेंडलीव। सो मेंडलीव ने भी लॉ ऑफ पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक लॉ को फॉलो किया और न्यूलैंड के लॉ में आने वाले फ्लॉस को दूर करके एक कॉम्प्रिहेंसिव टेबल बना के दिया। आप इन चारों साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूटेड लॉज जो हैं या इन चारों साइंटिस्ट के प्रपोज्ड जो टेबल्स हैं, लिटरेचर में अल-राजी का बनाया हुआ टेबल तो नहीं मिलता, लेकिन डोबर्नियर, न्यूलैंड एंड मेंडलीव का प्रपोज्ड टेबल या सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट स्क्रीन पे देख सकते हैं। इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ हम इसको डिटेल से डिस्कस भी करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बाद जो पीरियोडिक टेबल फाइनल किया गया, क्योंकि मेंडलीव के टेबल में भी कुछ मसाइल रह गए थे, सो उन मसाइल्स को दूर करने के बाद जो फाइनल पीरियोडिक टेबल जिसको आज हम केमिस्ट्री में डील करते हैं, आप मेरी स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, वो एच मोज़ले ने तैयार करवाया। सो
एच मोजले का तैयार करदा हुआ पीरियोडिक टेबल जो कि अल्टीमेट पीरियोडिक टेबल है, हम उसको इस चैप्टर के अंदर एक्चुअली उसी को डिस्कस करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में बात होगी इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। अब पीरियोडिक ट्रेंड से मुराद क्या है? जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, कुछ खास तरह के एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज हैं, जैसे एलिमेंट्स के एटम्स के साइज, एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जीज क्या होती हैं, हम इनको वन बाय वन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो इनमें टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट क्या ट्रेंड चला है, क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, किस सीक्वेंस के साथ वैल्यूज में कमी आ रही है, किस सीक्वेंस के साथ वैल्यूज में इजाफा हो रहा है। इंशाल्लाह हम इस लेक्चर में थोड़ा सा उसको ओवरव्यू देंगे। इसी चेंजेस को हम पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज का नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले एटॉमिक साइज के बारे में बात की जाएगी। अब एटॉमिक साइज से क्या मुराद है? एक्चुअली एटम के साइज को हम स्फेरिकल, एटम की शेप को हम स्फेरिकल कंसिडर करते हैं, एंड वी ऑल नो दैट एटम के सेंटर के अंदर न्यूक्लियस है। सो माय डियर स्टूडेंट, इस न्यूक्लियस से लेकर इस आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, बेसिकली ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, दिस इज कॉल्ड द बाउंड्री ऑफ एन एटम। बाउंड्री ऑफ एन एटम। इस बाउंड्री ऑफ एन एटम से लेकर इस न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं आर रेडियस। अगर हम इस रेडियस को डबल कर दें, एंड एक्चुअली दिस विल बिकम 2r, एंड दिस 2r इज कॉल्ड diameter of एटम। इस डायामीटर की मेजरमेंट को हम एटॉमिक साइज बोलेंगे। सो पीरियोडिक ट्रेंड से मुराद क्या है कि जब आप पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, सो साइज में क्या चेंज देखेंगे। लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो साइज में क्या चेंज देखेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, एक मैंने हिंट दिया है कि टॉप टू बॉटम एटम के साइज में रेगुलरली इंक्रीमेंट आ रहा है, और लेफ्ट से राइट साइज में रेगुलरली डिक्रीमेंट आ रहा है। सो ये रेगुलरली इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, दिस रेगुलर चेंज इज कॉल्ड पीरियोडिक ट्रेंड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव करेंगे, कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। एंड व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? यू ऑल नो दैट कि इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ फोर्सफुली अट्रैक्ट कर रहा है थ्रू अ कूलम्स फोर्स। अब हम चाहते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को इस शेल में से नॉकआउट करवाएं, इस एटम से बाहर निकालें। तो हमें इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। सो वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज होगी, दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। यू ऑल नो दैट छोटा साइज होगा एटम का, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के करीब होगा, या इस तरह कह दें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा। सो इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करना मुश्किल होगा। जैसे कि आप जानते हैं, जैसे जैसे एटम का साइज बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान हो जाएगा। लेकिन जैसे ही एटम का साइज छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा, सो न्यूक्लियस ज्यादा ताकत के साथ इलेक्ट्रॉन को अपने साथ होल्ड करके रखता है, सो उसके लिए निकलना मुश्किल होगा। सो दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी की वो अमाउंट जो हमें रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। सो जैसे कि आप टेबल में देख चुके हैं कि टॉप टू बॉटम साइज में सिग्निफिकेंट इंक्रीमेंट आ रहा है। इंक्रीमेंट का मतलब
साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा उसका निकलना आसान होगा। अगर आप लेफ्ट टू राइट बात करते हैं जिसमें एटम का साइज छोटा हो रहा है, सो जैसे जैसे एटम का साइज छोटा होगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ जाएगा इलेक्ट्रॉन के लिए निकलना मुश्किल होगा। सो डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में आयोनाइजेशन एनर्जी का टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट क्या ट्रेंड है। वैसे इसको सिंबॉलिकली आयोनाइजेशन एनर्जी को डेल्टा एच आयोनाइजेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। इंशाल्लाह हम इसको आगे पढ़ेंगे। अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड व्हाट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जी डियर स्टूडेंट्स, लेट्स से ये एक इलेक्ट्रॉन है जो कि एटम से बाहर है। अब एटम का न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि न्यूक्लियस पे प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस है। सो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर दैट जब भी दो अट्रैक्ट होने वाली चीजें करीब आती हैं, व्हेनेवर अ टू बॉडीज अट्रैक्ट टू ईच अदर देन द एनर्जी विल बी रिलीज्ड। सो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जब इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की वजह से करीब आएगा और करीब आने के बाद शेल में एंटर हो जाएगा, सो इस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की वजह से एटम के अंदर एंटर हो जाना और उस इलेक्ट्रॉन के एंटर होने से जो एनर्जी रिलीज होगी उस रिलीज्ड एनर्जी को हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। सो जिस तरह आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसके अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन के एंटर होने पे जो एनर्जी रिलीज होगी उसका नाम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। अब यहां पे मजे की बात यह है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एक्सोथर्मिक भी हो सकती है एंड एंडोथर्मिक भी हो सकती है। अब ये एक्सोथर्मिक से मुराद क्या है और एंडोथर्मिक से मुराद क्या है। ऐसा प्रोसेस जिनमें हीट रिलीज होती है, ऐसा प्रोसेस जिनमें हीट रिलीज होगी हम उसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं, और ऐसा प्रोसेस जिनमें हीट एब्जॉर्ब होगी हम उसको एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ केसेस में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एक्सोथर्मिक होगी और कुछ केसेस में ये एंडोथर्मिक भी हो सकती है। इंशाल्लाह हम इसको ड्यूरिंग लेक्चर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में डिस्कस करेंगे। सेम इसी तरह आयोनाइजेशन एनर्जी दे ऑलवेज बी एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में ये बात काबिले गौर है कि इट विल ऑलवेज बी एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि एनर्जी हमेशा एब्जॉर्ब ही होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। जी माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। व्हाट इज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर? वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ऐसा एटम जो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, दे हैव मेटालिक कैरेक्टर। और ऐसा एटम जो हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करने की सलाहियत रखता है, लूज करने की सलाहियत नहीं रखता, देन दिस बिहेवियर वुड बी नॉन मेटल। जैसे कि आपको अंदाजा हो चुका है आयोनाइजेशन एनर्जी से कि कुछ एटम्स में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है और कुछ एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। सो जिन एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा सो वो इजीली लूज कर देंगे इलेक्ट्रॉन को, सो उनका बिहेवियर क्या होगा, मेटालिक। जिन एटम का साइज छोटा है उनके लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल है। एक्चुअली साइज छोटा क्यों है? न्यूक्लियस स्ट्रांग होगा, न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। सो ऐसे एटम्स के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान होता है। सो उनके अंदर कौन सा बिहेवियर होगा, नॉन मेटल्स का। तो पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड डिस्कस किया जाएगा मेटल्स
एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर का, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर का, जो रिलेट करता है साइज के साथ। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स का पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड देखेंगे, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, एलिमेंट्स के मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट में क्या चेंज आ रहा है, अगर चेंज आ रहा है तो वो किस वजह से चेंज आ रहा है। सो इसकी डिटेलिंग भी हम इंशाल्लाह ड्यूरिंग लेक्चर रेगुलरली जब इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह करेंगे। नेक्स्ट है जी ऑक्सीडेशन स्टेट। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट? ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या होता है, किसी भी कंपाउंड के अंदर, लेट्स से मैं कहता हूं जी कैल्शियम ऑक्साइड एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर जो भी एलिमेंट्स के ऊपर अपेरेंट चार्ज होता है, जैसे कैल्शियम पे +2 चार्ज है, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, तो ये जो अपेरेंट चार्जेस हैं, इन चार्जेस को हम ऑक्सीडेशन स्टेट का नाम देते हैं। सो ये भी पीरियोडिक टेबल में बताया जाएगा, टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट किन चीजों में तब्दीली आती है जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करेगा। मसलन अगर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करते हैं जो कि वेरी नेक्स्ट टू मैग्नीशियम है, तो एल्यूमिनियम कैरी करता है +3 चार्ज, क्योंकि आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि ये जो नंबर होता है ये एल्यूमिनियम का चार्ज होगा और ये जो नंबर है ये ऑक्सीजन का चार्ज होगा। सो टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट मूव करने पे एलिमेंट्स के ऊपर क्या तब्दीली आती है कि उनका चार्ज चेंज होगा, वो हम इंशाल्लाह ऑक्सीडेशन स्टेट में डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट वी विल मूव, द टॉपिक इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस से मुराद है कि कुछ मेटल्स ऐसी हैं जिनमें से करंट बहुत ज़्यादा गुजरता है, कुछ में से करंट बहुत कम गुजरता है और कुछ में से तो गुजरता ही नहीं है। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का क्या रवैया है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का किन चीज़ों से ताल्लुक है, डेफिनेटली हम इसको डिटेल में टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अगेन टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट इसमें आने वाली चेंजेस डिस्कस की जाएंगी। आखिरी पॉइंट है जी पीरियोडिक ट्रेंड्स में, नेम्ड एज हाइड्रेशन एनर्जी। एंड व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी? जब भी आप किसी स्पीशी को या जब भी आप किसी केमिकल स्पीशी को, आइदर दे विल कैरी अ पॉजिटिव चार्ज, आइदर दे विल कैरी अ नेगेटिव चार्ज, जब आप उसको पानी में डालते हैं तो पानी का मॉलिक्यूल क्या करता है, इन चार्ज्ड बॉडीज को सराउंड कर लेते हैं। सो पानी के अंदर जब भी आप कोई पॉजिटिव या नेगेटिव आयन डालेंगे तो पानी उसको सराउंड कर लेगा अपने चार्जेस की वजह से। प्लस के सामने पानी का माइनस आ जाएगा, माइनस के सामने पानी का प्लस आ जाएगा, जैसे हाइड्रोजन पे प्लस है, ऑक्सीजन पे माइनस है। सो उस दौरान एनर्जी रिलीज भी होगी और सम केसेस में एब्जॉर्ब भी हो सकती है। सो पानी की वजह से जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होगी हम उसको हाइड्रेशन एनर्जी का नाम देंगे। सो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा H हाइड्रा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। इंशाल्लाह हम इसको पीरियोडिक टेबल को समझने के बाद वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करेंगे। इनके एंट्रेंस टेस्ट, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे, इनके क्विज करेंगे इनके बारे में, और इनको एक्सट्रीम लेवल पे जाके हम अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं चैप्टर के लास्ट पोर्शन की तरफ, पीरियोडिक रिलेशनशिप इन कंपाउंड्स। जैसे आपने एलिमेंट्स में पीरियोडिक बिहेवियर देखा, सेम इसी तरह कंपाउंड्स के अंदर भी पीरियोडिक बिहेवियर देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको बताते चलें 3 ही कंपाउंड है जो हमारे सिलेबस में डिस्कस किए गए हैं। नंबर 1 इज हेलाइड्स, अदर वन इज हाइड्राइड्स, हेलाइड्स, हाइड्राइड्स, एंड द लास्ट वन इज ऑक्साइड्स। एंड सबसे पहले व्हाट इज हेलाइड्स? हेलाइड्स क्या होते हैं? एक्चुअली ये बाइनरी, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें 2 ही एलिमेंट होने बाइनरी बोलते हैं। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस, और हैलोजेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं X से,
द बाइनरी कंपाउंड ऑफ हैलोजेंस, हम उनको हैलाइड्स बोलते हैं। अब यू ऑल नो डैट हैलोजेंस में फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है एंड आयोडीन आता है। फॉर एग्जाम्पल NaCl, MgCl2, AlCl3 या Br3 या इनकी जगह कोई भी X आ सकता था। जनरली हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं MX के साथ। NaCl, MgCl, AlCl3 में आप देख सकते हैं कि इसमें 2 एटम्स हैं, इसमें 3 एटम है, इसमें 4 एटम है, बट टाइप 2 ही है, यानी कि एक Na है और दूसरा टाइप Cl है, और इधर एक Mg है और दूसरा टाइप Cl है। इसी तरह एक एल्यूमिनियम है और दूसरा टाइप Cl है। तो दिस इज कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड्स, यानी 2 टाइप के आपको एलिमेंट्स मिलेंगे। अब हैलाइड्स की आगे से 3 कैटेगरीज डिस्कस की जाएंगी आपके साथ। द नंबर 1 इज आयोनिक हैलाइड्स। अब आयोनिक हैलाइड्स से क्या मुराद है, डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। एंड द अदर वन इज polymeric halides, and the third one is covalent halides. सो वन बाय वन जब हम हैलाइड्स को पढ़ेंगे तो इन 3 टाइप्स को भी पढ़ेंगे, इनका पीरियोडिक ट्रेंड क्या है पीरियोडिक टेबल में, उसको भी डिस्कस करेंगे। सेम इसी तरह से जब हम मूव करेंगे हाइड्राइड्स की तरफ, तो व्हाट आर हाइड्राइड? सेम स्टेटमेंट, द बाइनरी कंपाउंड्स of hydrogen is called hydrides. For example, NaH, MgH2, and these are the binary compound of hydrogens called hydrides. Similarly, इसकी भी 3 categories हैं. The number 1 is same, ionic hydrides, the other one is polymeric की जगह यहाँ पे इंटरमीडिएट का वर्ड यूज किया गया है। इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स, and the last one is covalent hydrides. Covalent hydrides. अब हम मूव करते हैं लास्ट आर्टिकल की तरफ, which is called oxides. So my dear students, ऑक्साइड भी सेम डेफिनेशन के मुताबिक द बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, दे आर कॉल्ड ऑक्साइड्स। अब ऑक्साइड्स की क्लासिफिकेशन 3-4 तरीके से की जा सकती है, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, अगेन नेचर की भी आगे से उसकी टाइप्स हैं। लेकिन हम अपने सिलेबस में अगर कन्फाइंड रहें तो हमें 3 ही तरह के ऑक्साइड्स पढ़ने को मिलते हैं। हाँ, ऑक्साइड्स को जब हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे तो तब इसको डिटेल से एलैबोरेट किया जाएगा, इसकी बाकी क्लासिफिकेशंस क्या हैं। अभी के लिए चूंकि हम चैप्टर का रिव्यू कर रहे हैं, सो सबसे पहले इसमें आएगा बेसिक ऑक्साइड्स, द सेकेंड वन इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, and the third one is acidic oxides.
सो डियर स्टूडेंट्स, ऑक्साइड के बाद एक ऐसी प्रॉब्लम इस चैप्टर में डिस्कस की जाएगी जो स्टिल आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं तो वो अभी तक भी वो प्रॉब्लम केमिस्ट्री में मौजूद है, उसको अभी तक भी साइंटिस्ट रैशनलाइज नहीं कर पाए, उसको सॉल्व नहीं कर पाए। द प्रॉब्लम इज, एंड अभी तक वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी मौजूद है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो अभी तक भी ठीक तरीके से जस्टिफाइड नहीं है। सो लास्ट में इस चैप्टर में आपको ये हॉट टॉपिक डिस्कस किया जाएगा, तो एग्जाम के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। काफ़ी ज़्यादा रिपीटेशन के साथ ये सवाल बोर्ड में पूछा गया है। सो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, इस टॉपिक में हम हाइड्रोजन को डिफरेंट ग्रुप्स के साथ प्लेस करेंगे और हाइड्रोजन की डिफरेंट ग्रुप्स के साथ सिमिलैरिटीज देखेंगे, और फिर उसके बाद एक डिसीजन पे आएंगे कि क्यों हमने इसको ग्रुप 1A के साथ प्लेस किया है। अगर मैं इस चैप्टर की बोर्ड असेसमेंट देखूं, जिसे हम पेयरिंग स्कीम भी बोलते हैं, सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें अगर देखा जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन एक आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो बेटा 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ये चेंज भी हो सकते हैं, ये हर साल बोर्ड आपको इन्फॉर्म करता है, जिसे हम पेयरिंग स्कीम का नाम भी देते हैं, लेकिन 2 से 3 ही होंगे। और MCQ की बात की जाए तो 1 MCQ आएगा। सो ये इस चैप्टर की बोर्ड के लिहाज से असेसमेंट है। सो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर प्रॉपर पीरियोडिक टेबल का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया है। अल्लाह हाफ़िज़।